अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम और फिर राज और या मकबूल जान के साथ। नाजरीन, आज जिन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे उनमें से सबसे जो पहला मौजू है उसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि जब जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो दौड़ है वो शुरू हो जाए या जो एटमी जो मुआहदे हैं वो होना, उनकी खबरें सामने आना शुरू हो जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यह हमें मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया की अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर जो सबमरीन्स हैं उसकी डील हाल ही में हुई है और इससे पहले ये जो मुआहिदा था ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के दरमियान 2016 में $40 बिलियन का, ये ऑस्ट्रेलिया ने इसको ख़त्म करके अमेरिका के साथ हाथ मिला और कहा यह जा रहा है कि ये जो ट्राईलैटरल एक इत्तेहाद बन के आ रहा है जिसमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और इसी के साथ साथ इसराइली एक अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, उसमें एक ब्लॉग पोस्ट लिखा गया है फैबियन बेसरॉ की जानिब से और जिसमें वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक नया न्यूक्लियर या एटमी मुआहिदा तय पाया है। और वो ये कहता है इस अखबार इस ब्लॉग के अंदर इसके जरिए कि दुनिया जो है और ख़ास तौर के ऊपर जो है वो एक दुनिया एक नए एटमी जो जंग है या एटमी कन्फ्लिक्ट है उसकी तरफ जो है वो बढ़ गई और इसमें जो है वो बहुत सारे खतरात पैदा हो सकते हैं। इसके ऊपर आज बात करेंगे इस सारे मामले के ऊपर, क्योंकि जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का वापस जाना है वो महज वापस जाना नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे हकायक के सामने एक छोटी तस्वीर है लेकिन इस छोटी तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ा कैनवस है जिसको देखने की जरूरत है। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो दूसरा मौजू होगा जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे उसमें आफिया सिद्दीकी के हवाले से होगी बात। आफिया सिद्दीकी की जो जेल के सामने शेख उमर सलमान की क़यादत में मुसलमानों की जानिब से जो वहाँ एक तंजीम है उसकी मुजाहरा किया गया है, जेल में उनके साथ जिस तरीके का जो रवैया अख्तियार किया गया उसके बाद 48 दिन तक जो है वो उनको मजीद उनके साथ जो कुछ होता रहा उसके ऊपर भी बात करेंगे और यह साहब से इस पर गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ हमने इससे पहले किया था कि फोर्स कन्वर्जन के हवाले से जो बिल है ये 4 अक्टूबर 2021 को पार्लियामेंट्री कमेटी टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम फोर्स्ड कन्वर्जन, ये इसका जो है वो इजलास जो बिल इससे पहले भी हम प्रोग्राम में बात करते रहे हैं वो 4 अक्टूबर को ये सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी है इसमें पेश हो गई है। और जो ड्राफ्ट बिल है कि ये जो प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स कन्वर्जन बिल 2021 जिन शिकों के ऊपर एतराज़ था जिसके ऊपर हमने बात भी की है, क्या उनके ऊपर उन एतराज़ात को दूर किया गया या उन्हीं के साथ इस बिल को दोबारा पेश करने की तैयारी की जा रही है, इस पर बात करेंगे। और ये मकबूल जान साहब पहला जो मौजू हमारा और जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, ये जो एक इसराइली अखबार ने जो बात की है, जो इंकशाफ किया है, जो खबर सामने आई है जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान एटमी मुआहिदा और ख़ास तौर के ऊपर ये जिस तनाजुर में हम अगर इसको देखें कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ जो डील चल रही है जो न्यूक्लियर जो एटमी आपदोजों के हवाले से, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखें, सूरत हाल इस वक्त ये है कि हम इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया देख लें, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस किए हुआ है कि न्यूजीलैंड की टीम चले गई है, अब दुबई में हम उससे जाके मुकाबला करें या ना करें, हमारी क्रिकेट बचेगी कि नहीं बचेगी, इंग्लैंड चली गई है तो इंग्लैंड के साथ हम कैसे उसको डील करें, पीसीबी है, उसके बाद ब्रिटिश जो है बीसीपी है, उसको कैसे हम डील करें। सिचुएशन ये है कि हम इससे ऊपर सोच नहीं पा रहे। पूरी रीजन जो है वो इस वक्त अजीब व गरीब किस्म के धमाकों से गूंज रही है और उस धमाकों की सूरत हाल ये है कि पूरे रीजन जो है वो तैयारी के अंदर है कि जिस तैयारी के अंदर कुछ अरसे के बाद यूँ लगता है कि बहुत सारे मामला जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। मतलब जो इस वक्त राइटर्स की खबर मेरे सामने इस वक्त है, राइटर्स की खबर ये कहती है कि फ्रांस जो कि उसको लगा रहा था ऑस्ट्रेलिया को अपना 4 जो न्यूक्लियर सबमरीन बना के दे रहा था उस खत्ते के अंदर, उसने वो डील कैंसिल कर दी। पहली बात तो ये है ऑस्ट्रेलिया को किससे खतरा है न्यूक्लियर सबमरीन का? क्या ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड से लड़ाई है? क्या ऑस्ट्रेलिया की जापान से लड़ाई है? क्या ऑस्ट्रेलिया के अपने पड़ोस में किसी और शख्स से लड़ाई है? कतन कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बुनियादी तौर पर जब से इस 4 रुकनी इत्तेहाद का मेंबर बना है, अमेरिका ने उससे प्रेशर डालना शुरू किया है कि तुम इस पार्ट के अंदर अगर नहीं आओगे तो फिर तुम देख लें हम तुम्हारा आशर क्या करते हैं। इसलिए जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है ये उसके अंदर शामिल कर दिए गए। अब उसके बाद हुआ ये कि जब वो डील में शामिल हो गए और जब वो मुकाबले पे आ गए चीन के और रूस के लोगों के, तो फिर अमेरिका ने उसको मजीद ब्लैकमेल किया। अमेरिका ने कहा कि अब तुम जो सबमरीन बना रहे हो ये अब हमसे खरीदोगे, क्योंकि हुआ यह है कि जब से अफगानिस्तान की जंग खत्म हुई है
जो 4 बड़ी कंपनियां थी अमेरिका की, 5 बड़ी कंपनियां जो कि मुनाफा कमा रही थी, जो कि इस सबमरीन भी बनाती हैं, जिनमें बोइंग की कंपनी भी है, जिनमें जनरल कंपनी भी है, ये सारी कंपनी जो हैं वो सारी की सारी हाथ पे हाथ धरे कि अब किसको बेचेंगे मसला। तो ऑस्ट्रेलिया को खास तौर पे उस डील के अंदर शामिल किया गया। ये मैं यही पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया केस के जो उसने अपना उस पर राइटर्स की जो खबर है, तो उन्होंने कहा है कि आई थिंक द फ्रेंच विल मिल्क इट फॉर ऑल इट्स वर्थ, कि वो बुनियादी तौर पर इसके जिसे कहते हैं भैंस से दूध धोना, वो मुकम्मल तौर पे पूरा दूध धोना चाहते थे। जी हाँ। अब ऑस्ट्रेलिया का समझ लिया कि इस अमेरिका चूंकि उसका अपना मफाद भी शामिल है, तो अमेरिका हमारे लिए कोई ना कोई रायत करेगा, या और कुछ नहीं, कम से कम 7 कोलैबोरेशन में वो उसकी मशीन हम चलाएंगे भी, तो वक्त आने के पुर्जों की जरूरत पड़ेगी तब भी हम दे लेंगे। और दूसरी एक और अहम चीज़ है, अमेरिका इस जंग के अंदर आप अंदाजा करें 2 तरह के महाज खोलना चाहता है। एक महाज खोलना चाहता है नेटो का रूस के साथ, और उसको कहा है कि तुम खुद संभालो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ये सारे के सारे रूस से लड़ेंगे, और रूस को एक तरफ रखेंगे, और चीन के साथ लड़ने के लिए उसने जापान को इसको तैयार किया। इसके ऊपर जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने 18 अगस्त को, जो 18 सितंबर को जो खबर निकाली है, उसने कहा है कि 20 अगस्त 2021 को पाकिस्तान और चीन ने एक एग्रीमेंट साइन किया, और इस एग्रीमेंट में वो कहता है कि उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यूरेनियम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग, और न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई एंड सेटिंग अप रिसर्च रिएक्टर विच विल हेल्प पाकिस्तान टू इंक्रीज द न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल। वो कहता है कि इससे होगा ये कि पाकिस्तान की जो स्टॉक पाइल है न्यूक्लियर की वो बढ़ जाएगी। वो कहता है 5 बुनियादी नुकात हैं उस पूरे मायदे के। एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ द यूरेनियम एंड ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल। अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह ऐसी हैं जिनमें डेरा गाजी खान का इलाका भी है, मरी इलाका भी है, और भी इस तरह के KPK के इलाके हैं जहाँ के यूरेनियम पाई जाती है। लेकिन ज़ाहिर बात है इसको एक्सप्लोर करना, इसकी माइनिंग करना और फिर इसको प्रोसेस करना, ये बहुत टेक्निकल सा काम है जिसमें चाइना जो है पाकिस्तान को असिस्ट करेगा। लाइफ टाइम न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ द इनिशियल रिफ्यूलिंग फ्यूल असेंबलीज एंड एसोसिएटेड कोर कंपोनेंट, कि पूरी जब तक पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है उस वक्त तक फ्यूल जो है सप्लाई करता रहेगा, ताकि हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिससे हम बिजली हासिल करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं वो चलते रहेंगे। सेटिंग अप ऑफ द मिनिएचर न्यूट्रॉन सोर्स रिएक्टर। ये मिनिएचर न्यूट्रॉन सोर्स रिएक्टर जो होता है, ये बुनियादी तौर पर वो उस एक बहुत छोटे लेवल का वो एक रिएक्टर होता है कि जिसके अंदर से हम मुख्तलिफ यूनिट्स की सप्लाई जो है बिजली की, जैसे कराची में भी सेकंड जो लगा, ये एशियन बेस्ट है, बल्कि कहा जाता है कि दुनिया का शायद दूसरा बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद रेडियो एक्टिव मैनेजमेंट रिसोर्सेज, इसमें ये 5, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, उम्मीद को क्या पढ़ने का फायदा। ये पाकिस्तान को इस वक्त चाइना की ये सपोर्ट हासिल होगी। अफगान सिचुएशन ने किया ये है कि इंडिया को बिल्कुल अलग कर दिया है, क्योंकि आप खुद सोचें कि पहले दफा ऐसा हुआ है कि वो अफगानिस्तान जहां कभी इंडिया रक्स किया करता था, उसने उन्होंने IPL पे पाबंदी लगा ली, इंडियन प्रीमियर लीग पे पाबंदी लगा ली है कि खबरदार तुम अब जहां नहीं आओगे। जहां कभी इंडिया की फिल्में जहां लगा करती थी, ये खिलाड़ी उनके बड़े नाज़ो नखरे हुआ करते थे, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात, आज उन्होंने बहुत तारीफ की है, ज़बील मुजाहिद ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने बहुत हद तक हमारी मदद की। अब पाकिस्तान की हालत यह है कि पाकिस्तान की मदद जो है, पाकिस्तान की तारीफ जो है यूरोपीय मुल्क भी कर रहे हैं। आज यूनान के सफीर ने भी की है कि पाकिस्तान हमें निकालने के लिए मदद की। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर एक रास्ता पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने कल भी कहा था और आज भी कहा था, कि इस सारी सिचुएशन के अंदर निशाना पाकिस्तान बनाया जा रहा है। पाकिस्तान जितनी जल्दी अफगानिस्तान को तस्लीम कर लेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर एक इतनी बड़ी कुव्वत बन जाएंगे रीजन के अंदर। आप खुद सोचें कि अफगानिस्तान की, लेकिन औरिया साहब, ये तो आप जो बात बार बार कर रहे हैं, आपने गुज़िश्ता रोज भी ये बात की कि पाकिस्तान जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर ले उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपने इससे पहले जो बात की है जिसमें हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, बरतानिया एक तरफ ये और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाली ये जो इसराइली अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, जिसकी जो खबर देता है यहाँ पे, ये सारी सूरत हाल जा किधर रही है, हो क्या? देखिए मैं आपको क्या निकलेगा, मैं वही मैं बयान कर रहा था कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे इकट्ठे जो है इस वक्त हो जाएं इस रीजन के अंदर, और स्ट्रेटेजिकली भी इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे को तस्लीम भी कर लें, आप सोच नहीं सकते कि पूरे इंडिया के नीचे तक
वो जो 25 करोड़ मुसलमान इस वक्त बहुत बुरी हालत के अंदर हैं, जो कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं, जो बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं एकदम इस नेचुरल पावर को बहुत स्ट्रेंथन फील करेंगे। आप सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा कॉन्फिडेंस अफगानिस्तान का, कभी वो 48 मुल्कों की इतनी बड़ी फौज को और अमेरिका को शिकस्त देकर बैठे हुए हैं, फिर उनकी जंगी तजर्बा, फिर उसके साथ उनके पास जितना जंगी इक्विपमेंट मौजूद है, और फिर पाकिस्तान के अंदर एक डील हो तो फिर चाइना बताते खुद इतना सेफ हो जाएगा इस पूरे इलाके के अंदर कि चाइना की जो सी पैक है उसको मगरबी तरफ से कोई खतरा नहीं रहेगा। वाखान कॉरिडोर से नीचे लेकर आखिर तक किसी किस्म का कोई खतरा, रबात के इलाके में, हेलमंद के इलाके में, पख्तिका इलाके में कोई खतरा नहीं। आप बीचों बीच उस सड़क को लेकर निकल सकते हैं। तो आपको खुद पाकिस्तान इस वक्त जो वेस्टर्न पावर्स की तरफ देख रहा है और रीजनल फोर्सेस की तरफ देख रहा है, ये पाकिस्तान बुनियादी तौर पर गलती कर रहा है। और इस वक्त इससे पहले कि ये सारे का सारा मामला जाए, जितनी जल्दी वहां पड़ी हुई है, न्यूक्लियर सबमरीन बन रही हैं, इंडिया को इक्विप किया जा रहा है, पाकिस्तान का कभी अब न्यूजीलैंड निकल गया, फिर उसके बाद बाकी निकल गए, अभी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर कि पाकिस्तान जो है एक बड़ी अनसेफ स्टेट हो गई है। यहाँ पर आप ट्रैवल एडवाइजरी शुरू हो जाएंगी, ट्रैवल एडवाइजरी के साथ शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर जो है ये तालिबान की मदद करता रहा है, इतने अरसे से अंदर अंदर पैसे देता था, उनको वेपन देता था, पूरे इतने बड़े बड़े न्यूयॉर्क टाइम्स के, वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल शुरू हो जाएंगे, एक पूरी फिजा बनाई जाएगी जैसे उसामा बिन लादेन के जमाने में बनाई गई थी। इस दौरान अगर छोटा सा एक वाकया जैसा 9/11 का हुआ था, कहीं दुनिया में हो गया, किसी रेलवे स्टेशन में हो गया, किसी और जगह हो गया, उसमें कोई एक पाकिस्तानी को इन्वॉल्व कर लिया गया, या जैसे होता है किया जाता है अक्सर औकात कर लिया जाता है, आप सोचें कि उसके बाद होगा क्या। उसके बाद पूरी दुनिया ये समझेगी कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक रोक स्टेट है जी, और इसके खिलाफ उठा जाए। और ये पूरा प्लान बनाया गया इंडिया में, और चैलेंजेस और मजीद बढ़ जाएंगे, जिसका आप इशारा और जिसकी तरफ आप तवज्जो जो है मबजूल कराते चले आए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो उसके ऊपर फिर मजीद जो मौजूद आते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। When you are asked to come out again in a month, or in 2 months, or in 3 months, Will you come again? Yes. will you come again? Yes. Raise your hand if you're going to be here the next time you're called. We better have an even larger gathering, because I want you to tell those that didn't come that it was worth it. Yes. Because if those prisoners can see us, prisoners who have been through psychological torment, probably none so more than Dr. Afia, then this drive was worth it. Yes. And we want them to know that if our sister is not treated with dignity, we'll be back next week. Yes. And if we hear that she's assaulted again, we'll be back again. Yes. And if she's put in solitary confinement for over a month again, you better believe we'll be back here again. Yes. We'll be back here in larger numbers. Yes. And I have one more message specifically for Prime Minister Imran Khan. Where's that voice? Where's that promise? You have the power to invoke a prisoner exchange. You have the power to invoke her name Given by Allah. and to free her, as you have already said many times that she is an innocent woman and that you will do your best to bring her out. We're calling upon you in front of a prison in Fort Worth, Texas. We're calling upon you and saying, do what you promised to do. Do what you have the authority to do. Bring her home. नाज़रीन, अमेरिका में डॉक्टर उमर सलमान की क़यादत में मुसलमानों का मुजाहरा हुआ, और यह मुजाहरा था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से, जो कि गुज़िश्ता कई बरसों से कैद हैं। और उन्होंने इस मुजाहरे के अंदर जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, जितने मुसलमान थे, उनके साथ ये मुजाहरा भी किया, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना वादा भी याद दिलाया, जब उन्होंने कहा था कि वो हुकूमत में आएंगे, जब उनके पास पावर होगी तो वो इस मसले को हल कराएंगे। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका, और यही वो वादा उनको याद दिलाया गया है। और ये जो वादा याद दिलाया गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, यानी जो वादे थे जितने भी उन्होंने किए, बहुत से ऐसे वादे हैं जो उन्होंने हुकूमत में आने से पहले किए थे, लेकिन अब तक वो मुकम्मल नहीं हो पाया, जिसमें से एक आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मामला भी है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख के एक बदनुमा दावों में से एक दाग जो है वो आफिया सिद्दीकी है। ये किसी और के चेहरे पे ऊपर ये कालक नहीं मली हुई, हमारे अपने चेहरे पे मली हुई है। और आफिया सिद्दीकी के बारे में आपको याद होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान से वो गिरफ्तार करके जब वो मिसिंग हुई है उस ट्रेन के रास्ते के अंदर, तो उस वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान का हर लिबरल,
हर सेकुलर जो था आफिया सिद्दीकी के खिलाफ बोलता था और समझता था कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ उसका लिंक बना हुआ है। और उस दौरान वो वहाँ से गायब हो गई और फिर उसके बाद अचानक जो है वो वहाँ पकड़ी गई और बगराम जेल के अंदर उसको रखा गया और बताया गया कि वो जो है ये यहाँ पर इसने 2 अमेरिकन को कत्ल करने की कोशिश की है और वो भी एक निहत्ती औरत ने उन्हीं की गन से। फिर एवान रिडली जो थी, जो मरियम रिडली जो तालिबान की जेल में कैद रही थी और उसने वहाँ से खबर निकाली कि वहाँ पर बगराम में एक औरत को रात को उसकी चीखों की बार बार आवाज़ें आती थीं और पर शदीद तशद्दुद किया जाता था और उसके साथ ज़्यादती की जाती थी। तो वो जो है उसको आफिया सिद्दीकी है, तो उसकी चीखों की आवाज़ें सुन सुन के लोग कैदी जो थे उनके दिल दहल जाते थे। वो फिर आई वहाँ और उसने इमरान खान के साथ लाहौर के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं खुद भी था और उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस मूवमेंट को लेकर निकलूंगा और मैं आगे जाऊंगा और मैं इसको लेके आऊंगा। ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब ये पावर में नहीं आए थे और उन्हें पब्लिक की सपोर्ट जरूरत थी और इमरान खान साहब अपने आप उसी ज़माने में इमरान खान जो थे आपको याद होगा कि उन्होंने एक धरना भी दिया था वहाँ पर अमेरिका के रास्ते के अंदर तोरखम के ऊपर और फिर वो वजीरिस्तान तक एक मार्च भी लेके गए थे जहाँ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी आए थे और वो मुकम्मल तौर पर ऐसे लगता था कि अमेरिका की जितनी भी पॉलिसीज हैं उन सारों के खिलाफ है। आज ये उमर सलमान अब ये अमेरिकन है, मतलब आप देखें न्यू ऑर्लिन्स का पैदा हुआ है, बहुत बड़ा नाम है इस शख्स का और इस शख्स की जो वहाँ यकीन इस्लामिक ट्रस्ट है उसका ये बानी है और बहुत बड़ा स्कॉलर समझा जाता है। इसने वहाँ पर उस जेल के बाहर बाकायदा मुजाहरा किया और उसने कहा है कि आफिया सिद्दीकी के बारे में हमें ये इतलात मिली हैं कि उसके साथ ज्यादती की गई, स्मीयर किया गया, स्मीयर का लफ्ज़ जिसमें होता है बहुत शदीद किस्म की ज्यादती की गई या उसको मारा गया है उसके साथ बहुत। और उसने कहा है कि इस मुल्क के अंदर हम दोबारा आएंगे, अभी हम थोड़े हैं, कल फिर मजीद आएंगे और देखो अगर हमें पता चला कि हमारे यहाँ आने से उसमें मजीद ज्यादती हुआ है तो हम मजीद ज्यादा तादाद के अंदर आएंगे। और फिर उसने एक और आदमी का नाम लिया जिसका नाम आर्य साहब उन्होंने अपना वादा भी जो इमरान खान साहब का था वो याद दिलाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब इमरान खान साहब के पास ताकत भी है, अब ऐसा क्या हो गया कि वो इस मामले को नहीं टेकअप कर पा रहे? देखिए यही उन्होंने बात इमरान खान साहब से की। आपको याद होगा कि मैंने 3 प्रोग्राम किए थे उसके लॉयर के साथ। अमेरिका से जो उसका लॉयर है उसको बुलाया था खासतौर पर यहाँ पर और वो मेरे प्रोग्राम में आया था और फिर इस्लामाबाद गया और उसने कहा कि अगर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट मुझे अटॉर्नी के तौर पे ले दे तो मैं आफिया सिद्दीकी को रिहा करा सकता हूं। और मैंने उसामा बिन लादेन के ड्राइवर को भी रिहा कराया, 2-3 और लोगों को भी रिहा कराया। उसके साथ एक और हमारे दोस्त सियालकोट के हैं, वो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने भी एक खास दाऊद गजनवी, तो वो दाऊद गजनवी जो था वो भी साथ आए, तो उनका भी मैंने 3 दफ़ा इंटरव्यू किया मुख्तलिफ जगहों पे और कहा कि इतना आसान केस है, लेकिन शायद पाकिस्तान जो है ये समझता है, या मुझे ये समझ नहीं आती कि शायद आफिया सिद्दीकी रिहा होगी तो पाकिस्तान की जो है एस्टैब्लिशमेंट के पता नहीं कौन कौन से राज खोल देगी कि मुझे कहाँ से पकड़ा गया था, मुझे कहाँ ले जाया गया था, मैं पाकिस्तान में किस किस जगह पर रही, फिर पाकिस्तान से बाद मुझे हवाले कैसे किया गया और मेरी इन्वेस्टिगेशन कौन करता रहा, ये सारा। तो असल मसला डर यही है कि खौफ इस बात का है कि वो अरसा जो 2-2.5 साल का अरसा जो गायब होने का है वो कहीं ये पता ना चल जाए कि वो अमेरिका में नहीं थी, वो तो पाकिस्तान में थी, और अगर पाकिस्तान में थी तो कहां पर थी, तो मुशर्रफ की वो सारी के सारे करतूत हैं वो खुल के सामने आ जाएंगे। और वो जब हम डिनाइल करते रहे कि हमने तो कुछ नहीं किया, वो तो वहां से पकड़ी गई, वो तो ये हुआ, तो और मुद्दतों अब आप अंदाजा करें हम इतने जालिम लोग हैं, मुद्दतों हम कहते रहे वो अमेरिकन सिटीजन है, हालांकि उसने जिंदगी में कभी अमेरिकन शहरियत नहीं ली थी, वो पाकिस्तान की रहने वाली थी। हमने इस चीज़ को इतना एक्सप्लॉइट किया और उसने सही बात की, उसने कहा हमारी बहन हमारी बेटी यहाँ जेल के अंदर है और हमारी आवाज़ उसकी जेल के अंदर तक पहुँचनी चाहिए। हम पूरी बहस 1 अरब 60 करोड़ मुसलमानों की एक बहन अगर जेल में है तो कहता था अगर तुम्हारी बहन एक घंटे के फासले पे हो तो क्या तुम उस जेल के पास नहीं जाओगे, अगर 2 घंटे के फासले पे जाओगे तो और ये सब इस एहतजाज का असर क्या पड़ेगा? वैसे इस एहतजाज का क्या असर पड़ेगा? देखें मेरी बात है, एहतजाज के असर देखें, इस्लाम के अंदर एक बात याद रखिए, इस्लाम के अंदर कतन ये नहीं कहा गया कि तुम हुकूमत कायम करो, इस्लाम के अंदर कहा कतन नहीं कहा गया कि तुम क्या फरमा वमा अलैना इल्लल बलाग, बात पहुंचा दो। एहतजाज का असर पड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होगा, एहतजाज का असर पड़ता है तो अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी है और लेकिन अगर आप एहतजाज न करें तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मन रा मिनकुम मुनकरन
जो शख्स बुराई को देखे, जैसे आफिया सिद्दीकी एक बहुत बड़ी बुराई का एलिमेंट है ना, एक बहुत बड़ा जुल्म है ना, इंसानी हकूक के हिसाब से भी जुल्म है ना। तो क्या है, वज्र भी तो फिर उसको हाथ से पकड़ के रोक ले। अब फ़इल्लम जस्ते ताकत नहीं है, कमजोर है, फबिल लिसान ही, तो फिर लिसान दिल जुबान से उसको रोके, एहतजाज करे, बाहर जाके खड़ा हो, जगह जगह बोले, टीवी पे बोले। फ़इल्लम जस्ते थे, लिसान का भी बहुत ज्यादा कमजोर है, फबे कल भाई तो दिल में बुरा कहे। आप अंदाजा करें कि हमने प्रोपेगेंडा कर करके एक तवील अरसा आफिया सिद्दीकी को दिल से भी बुरा करने वाली सूरत हाल नहीं थोड़ी छोड़ी थी। हम तो ये समझते रहे कि जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी मुजरम पकड़ ली है, बहुत बड़ी। आप अंदाजा करें कि उस मासूम औरत को, उसके पूरे का पूरे एरर्स को स्टडी की जाए तो यूं समझा जाता था कि जैसे एक सिंबल बना के पेश किया गया कि एक गरीब मिस्कीन आ गई है, 80 साल सजा दे दो। अब दुनिया में 80 साल सजा होती है कहीं? किस जुर्म की सजा? एक वो कत्ल जो उससे हुआ ही नहीं, जिसको सिर्फ फायर लगे, जिसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। अब ये केस अब लेके घूमते रहे। मैं सोच रहा हूं मैं दाऊद गज़नवी को फिर बुलाऊंगा और हमने वहां भेजा। और ये साहब इमरान खान साहब की हुकूमत में क्या आप समझते हैं कि कोई पेशरफ्त हो सकेगी? भाई मैंने आपसे बताया कि पाकिस्तान में उसका जो अमेरिकन अटर्नी आया हुआ था, उसका टीवी पे प्रोग्राम किया। वो कहता है कि मैं जब वापस अमेरिका गया तो मुझे 6 जगह पूछा लोगों ने कि तुम मोरिया मकबूल जान के प्रोग्राम में, अब मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। उसको मैं इतना रिस्क, उसने इतना रिस्क लेके यहां आया, मैंने इतना रिस्क लिया, उसको भेजा इमरान खान के हुक्मरानों के पास, लॉ डिपार्टमेंट के पास, कि इसको एक अटॉर्नी दे दो यार। फेल हो जाता है बंदा, नाकाम हो जाता, कोशिश तो करो। लेकिन नहीं की कोशिश किसी ने। यानी आप समझते हैं कि हुकूमत भी हमारी संजीदा नहीं है इस मामले? नहीं, कोई संजीदा नहीं, कोई ना। आपका भी मैं कुछ करते हैं, 1-2 दिन में प्रोग्राम करेंगे हम इंशाल्लाह। आफिया की सिद्दीकी की बहन को भी, दाऊद गज़नवी को भी, और कोशिश करेंगे अमेरिका से उसके वकील को भी हम लें, कि जो आखिरी वकील था उसके साथ, और फिर बताएं कि क्या वो कहता है वो जो स्टेट ऑफ माइंड में थी, अगर उस स्टेट ऑफ माइंड का हवाला दिया जाए, क्योंकि उसको बुनियादी तौर पे इन्होंने बाकायदा उसका ज़हनी मरीज बना के उसको ज़हनी मरीज के अस्पताल में रखा, तो उसकी बुनियाद पर तो केस बनता है रिहा होने का। लेकिन नहीं, हम तो सीरियस नहीं है ना हमारी बहन है, ना हमारी बेटी है, और ना हमारी कोई और है। हम तो समझते नहीं, हम तो मुसलमान नहीं, और इंसानियत के नाते जाता है यार, हमारी तो इंसानियत के नाते ज़बानी जमा खर्च होती है, बस कुछ नहीं। मैंने आपको पूरा इसी मैं इनसे कहूंगा कि कल या परसों अगर प्रोग्राम करें तो 3-4 प्रोग्राम जो हैं हमने किए, उसके एक्टर्स निकालें, कोशिश करेंगे कल निकाल के दिखाएं। हम उसको दाऊद गज़नवी को ले, अगर जब कल या परसों निकालें, इसी हफ्ते में निकाल लें, हम अक्सर निकालेंगे हमने क्या किया, और वो क्या डिमांड करते थे, और वो क्या चाहते थे। लेकिन एक लेटर तक नहीं लिख सका। मुझे वो लेटर पता है जो इन्होंने लिख के लॉ डिपार्टमेंट को दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हो सका, कुछ नहीं। ठीक है। और ये साहब एक ब्रेक लेंगे हम, एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो उसके बाद फिर मजीद एक और जो हमारा मौजू है, तीसरा मौजू, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक बिल है जबरी तब्दीली मज़हब के हवाले से, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन बिल 2021, ये 4 अक्टूबर 2021 को एक बार फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फ्राम फोर्स्ड कन्वर्जन, इसका इजलास होगा। इससे पहले भी इसी प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू की जाती रही है, और इसकी कुछ शिक़ें हैं जिसके अंदर तब्दीली की वो मुतकाज़ी हैं। लेकिन हो यह रहा है कि बार बार घुमा फिरा के उस बिल को उसी तरीके से दोबारा से कमेटी के सामने पेश कर दिया जाता है। इस पर बात करते हैं। और ये साहब, ये हो क्या रहा है वैसे इस बिल के हवाले से, जरा मैं जानना चाहता हूं, जरा नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, गुज़श्ता 3 प्रोग्रामों में मैंने 3 दफ़ा बार ये कर्ज किया है कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान में कुछ लोगों के जज्बात का ख्याल रखा करें कि इस पाकिस्तान में कैसे लोग जिंदा हैं। 1000 साल से इस बरसीर पाको हिंद में मुसलमान हुकूमत करते रहे हैं। किसी हिंदू मौरख ने भी हम पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि हमने ज़बरदस्ती किसी हिंदू को मुसलमान किया हो। किसी अंग्रेज ने हमें इल्ज़ाम लगाया। पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत को शर्म नहीं आती कम से कम ये करते हुए, कमेटी का नाम लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फोर्स कन्वर्जन। तुम पूरी दुनिया को क्या बताना चाहते हो कि पाकिस्तान में जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है?
यानी ये क्या जा मिनॉरिटी राइट्स की बात की जाती है, कुछ हो सकता है, या खास तौर पे पाकिस्तान को जलील और रुस्वा करने के लिए इमरान खान साहब अपने कमेटी का नाम नहीं रखा। आपको सबसे पहले सेनेट की कमेटी को पूछना चाहिए था कि कितनी फोर्स कन्वर्शन हो चुकी हुई है पाकिस्तान के अंदर, कोई जहां पे कमेटी बनाने की जरूरत पेश आ गई। ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में चीचक की वबा की तरह ये फोर्स कन्वर्शन हो रही है। यानी कमाल की बात है कि पाकिस्तान में रिपोर्ट भी औरिया साहब दिखाई नहीं, सुन लें, एक मिनट सुन लें जरा प्रोग्राम में सा। तफसीली रिपोर्ट भी थी, मैं आपको सुन लें, हमने पेश किया उसका। पाकिस्तान के अंदर यानी ये तस्वर बना दिया गया है कि जाके पाकिस्तान में पोलियो की कमेटी है या फोर्स कन्वर्शन की कमेटी है। पाकिस्तान में कोरोना फैला हुआ है, फोर्स कन्वर्शन का तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार कि तुमने पाकिस्तान को फोर्स कन्वर्शन की कमेटी का नाम लिख दे दिया। अब आते हैं बिल के ऊपर। बिल सिंध में पेश हुआ, रिजेक्ट हुआ। सिंध असेंबली ने बकायदा रिक्वेस्ट की गवर्नर को कैसे वापस भेज दो, वो चुप चार के बैठ गए। उसके 2019 में दोबारा पेश हुआ। उसके 1.5 महीने के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत ने यह कमेटी बना ली, शीरी मजारी साहबा के और इन लोगों के कहने के ऊपर। इस कमेटी में पहले तो अनवारुल हक काकड़ ने 1.5 साल लगा के रिपोर्ट की कि ये बिल पेश ना करें क्योंकि पाकिस्तान में ये कोई मसला है ही नहीं, तुम किसको खुश करना चाहते हो। उसके बाद दोबारा पेश हुआ, हमने 3 प्रोग्राम किए। इन्होंने सेनेट के अंदर 30 जुलाई को कहा कि हम इसको रिलीजियस कमेटी के सुपुर्द कर रहे हैं। उसके 3 दिन के बाद लोगों को घरों में बिल से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उस बिल के मुताबिक आप देखें कि एक शख्स जो है 18 साल की उम्र से पहले अगर उसको अकल आ जाए, अगर वो समझे कि कुरान अच्छी चीज है, अगर वो समझे कि रसूलुल्लाह की तालीम अच्छी, तो मुसलमान नहीं हो सकता किसी तौर पर। और अगर वो मुसलमान हो जाएगा तो बिल ये कहता है कि कानून उसको मुसलमान तस्लीम नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि कानूनी तौर पर सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान नहीं थे 8 साल पहले, हजरत अनस बिन मालिक मुसलमान नहीं थे 8 साल पहले इनके नजदीक। यानी आप अंदाजा करें, और अगर वो शख्स आएगा उसको अदालत में पेश होगा, अगर वो ऐसा करना चाहता है अदालत में दरखास्त देगा 18 साल के बाद, और अदालत ये करेगी, हिंदू पंडित को बुलाएगी या किसी और को बुलाएगी, अपने बंदे को समझाओ, कायल करो, ठीक है, और उस कायल करने के बाद ये कहा जाएगा कि ये सूरत हाल है। तो और अगर वो मान जाएगा कि मैं हिंदू के, मैं चले जाता हूं पंडित को, तो जिस बंदे ने उसको कहा होगा कि तुम इस्लाम कबूल करो, उसको 10 साल कैद देंगे आप। इस्लाम तो ये कहता है, अगर आप वाकई कुरान को मानते हो, अगर आप रसूलुल्लाह को मानते हो, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, तो फिर इस्लाम ये कहता है कि हर बच्चा अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के नाम पे पैदा किया होता है। उसको हिंदू बाप जो है हिंदू बना देता है, उसको ईसाई बाप ईसाई बना देता है, उसको यहूदी बाप यहूदी बनाता है। कि उसको वापस इस्लाम पे लाना जो है, उसको तबलीग से, उसको बातचीत से, उसको समझाने से, फितरत उसकी इस्लाम पे पैदा की गई है। और इसका मतलब यह है कि वो अगर 7 साल बाद कन्वर्शन वो कर सकता है तो तब भी कर सकता है। अब आप आते हैं, एक वालिद जो है अपने बच्चों को साथ लेके जाता है और वो कहता है कि मैंने इन बच्चों को भी साथ मुसलमान करना है। अब वो बच्चे जो हैं वो 18 साल इंतजार करेंगे। यानी वो उनमें से एक बच्चा अचानक रिपोर्ट कर देता है या कोई और कहता है कि जनाब इसके बाप ने तो जबरदस्ती किया था, मैं जानता हूं कि इसके बच्चे ने इस्लाम कबूल नहीं करना था, ये बाप बच्चों को जबरदस्ती ले गया। अब वो बाप पेशियां भुगतेगा। खान साहब आपके दौर में हमने पहले भी कहा था, आपको आपकी हुकूमत के अंदर कुछ लोग आपको ये साबित करना चाहते हैं कि आप यकीनन कहीं के एजेंट हो, और आप उनके कहने पे आके साबित हुए जा रहे चले जा रहे हो। आपकी तस्बीह का कोई फायदा नहीं होगा, आपकी रियासत मदीना कहने का कोई फायदा नहीं होगा अगर ये 3-4 लोग जो आपके अंदर घुसे हुए हैं, अगर ये रोज रोज कराते जाए। 3 दिन पूरी हमने जद्दोजहद करके ये बात साबित की कि ये गलत जा रहा है, आपको गलत लेके जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं आपको समझ नहीं आती। बंद करो इस कमेटी को, खत्म करो। लेकिन ये घुमा फिरा के, और यह सब घुमा फिरा की बात वहीं पे आ जाती है। फिर भाई घुमा फिरा के बात क्या, 4 लोग, शीरी मजारी साहब कौन नहीं जानता कि ये बिल कौन लेके आ रहा है, कौन नहीं जानता कि इस बिल के पीछे मुहर्रिकात कौन है और कौन, यानी फोर्स मैंने हमने पूरी रिपोर्ट, यहां पर अमीर महमूद सिद्दीकी साहब आए थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी जबरी मजहब तब्दीली का कोई तस्वर ही और यार इससे तो अल्तमश पे इल्जाम नहीं लगा, अकबर पे इल्जाम नहीं लगा, औरंगजेब पे इल्जाम नहीं लगा। औरंगजेब जिसके हुकूमत में 60 से ज्यादा हिंदू जर्नैल थे, सिख जर्नैल थे, ये इल्जाम तो हमारे बड़ों पे नहीं लगा। राइट, ठीक है। इमरान खान साहब तुम पैदा हो गए इल्जाम लगाने वाले,
और आप उनके कहने पे आके साबित हुए जा रहे चले जा रहे हो। आपकी तस्बीह का कोई फायदा नहीं होता, आपकी रियासत मदीना कहने का कोई फायदा नहीं होगा अगर ये 3-4 लोग जो आपके अंदर घुसे हुए हैं, अगर ये रोज रोज कराते जाए। 3 दिन पूरी हमने जद्दोजहद करके ये बात साबित की कि ये गलत जा रहा है, आपको गलत लेके जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं आपको समझ नहीं आती। बंद करो इस कमेटी को, खत्म करो। लेकिन ये घुमा फिरा के, और यह सब घुमा फिरा की बात वहीं पे आ जाती है फिर। भाई घुमा फिरा के बात क्या, 4 लोग शीरी मजारी साहब कौन नहीं जानता कि ये बिल कौन लेके आ रहा है? कौन नहीं जानता कि इस बिल के पीछे मुहर्रिकात कौन है और कौन, यानी फोर्स हमने पूरी रिपोर्ट, यहां पर अमीर महमूद सिद्दीकी साहब आए थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी जबरी मजहब तब्दीली का कोई तस्वर ही मत। और यार इससे तो अल्तमश पे इल्जाम नहीं लगा, अकबर पे इल्जाम नहीं लगा, औरंगजेब पे इल्जाम नहीं लगा। औरंगजेब जिसके हुकूमत में 60 से ज्यादा हिंदू जर्नैल थे, सिख जर्नैल थे, ये इल्जाम तो हमारे बड़ों पे नहीं लगा। राइट, ठीक है इमरान खान साहब, तुम पैदा हो गए इल्जाम लगाने वाले। ठीक है। और यह साहब बिल्कुल ये वाली बात है, और यकीनी तौर के ऊपर अगर जो बात जिस तरीके से निशानदेही की जा रही है, इस चीज के ऊपर देखना चाहिए और वजीर आजम को समझना चाहिए कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या, उन मुहर्रिकात को देखते हुए जो है इसके ऊपर वो कदम उठाएं। यकीनी ये कदम बहुत जो उनका एक एहसन कदम होगा। और यह साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल अपने इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।